हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज फ्रेम। सीएसआर नेट दिसंबर एग्ज़ाम आपका ओवर हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही मैसेज था कि इस बार एग्ज़ाम पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा टफ रहा है। आज हम लगभग 15-20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इस बार दिसंबर 2023 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने दिए हैं। अगर कोई मिस्टेक होती है किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसमें बता सकते हैं, हम उसमें चेंजेबिलिटी करके एक नई वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर सीएसआर नेट, गेट, जेस्ट और टिफर जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड इट सेज कि हमारे पास एक सेंट्रल फोर्स गिवन है। अब क्या किया कि जो k का वैल्यू है उसे k/2 कर दिया गया। इनिशियली अगर ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर है तो फिर फाइनली ट्रेजेक्ट्री क्या होगी सच दैट वेलोसिटी इज रिमेन टू बी अनचेंज्ड। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, पोटेंशियल यहां पर आ जाएगा -k/r और आपने थ्योरेटिकल डिस्कशन जब किया था ट्रेजेक्ट्रीज, डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज, तो वहां पर पोटेंशियल -k/r लेकर के और कंप्लीट एनर्जी का डेरिवेशन आता है। उसमें यह भी बताया जाता है कि इस अट्रैक्टिव फोर्स में, ये अट्रैक्टिव फोर्स है बिकॉज नेगेटिव है, ट्रेजेक्ट्री सर्कल होगा और टोटल एनर्जी -k/2r के इक्वल है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी यहां से कितना आ जाएगा? हैंस काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी k/2r, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट कर लिया। टोटल एनर्जी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री के लिए फिक्स्ड होता है ये। ओके, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। क्योंकि k का वैल्यू जब k/2 में बदल जाएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो चेंज होगा बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। नई पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। सो टोटल एनर्जी जब दोनों का सम करेंगे दैट्स व्हाई इट कम्स आउट टू बी 0। और ये से दैट की सेंट्रिसिटी भी एनर्जी पर डिपेंड करती है यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो सेंट्रिसिटी यहां से 1 आएगा एंड दिस इज द केस ऑफ पैराबोलिक पाथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैराबोला। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स आपको कितने रिक्वायर रहेगा टू इंप्लीमेंट दिस बुलियन एक्सप्रेशन, ये आपने यहां से कैलकुलेट करना था। बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स पर मैंने वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया था जिसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये a+b+c अलग अलग टर्म्स हैं तो इन्हें एक में लेकर के आने की कोशिश करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब यहां पर देखो AC+BC कुछ AB+CD टाइप है और मैंने आपको उस लेक्चर में यह भी बताया था कि आपको 3 नैंड गेट्स की रिक्वायर होती है टू इंप्लीमेंट AB+CD टाइप। लेकिन क्योंकि आगे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो इस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एक एक्स्ट्रा नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट्स वाई 3+1 इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम। इस प्रकार से आप लोग सर्किट जो है रियलाइजेशन नैंड गेट्स के थ्रू कर सकते हैं इस बुलियन एक्सप्रेशन का। सो देयरफॉर 1, 2, 3 एंड 4, सो देयरफॉर 4 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड। देखिए, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहता है कि 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। डिस्टिंग्विशेबल मीन्स दे फॉलो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स and they can occupy the 3 energy levels with corresponding energy 0, E and 2E। और यहां पर डिजेनरेसी की कोई बात की नहीं है। आगे कहता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी सच दैट टोटल एनर्जी ऑफ द ऑक्युपाइड सिस्टम इज 4E। तो यहां पर सबसे पहले आपको मैक्रोस्टेट्स डिस्क्राइब करना होगा और उनके corresponding माइक्रोस्टेट्स यू हैव टू फाइंड आउट। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर जो 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दिए हुए हैं इसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करेंगे देन द फॉर्मूला इज gi⁻ni। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि 3 लेवल्स हैं, सो आई एम गेटिंग 3⁴ बट आपको टोटल माइक्रोस्टेट्स नहीं निकालना है सच दैट कंडीशन इज मेंशन्ड टोटल एनर्जी 4E के इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच माइक्रोस्टेट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यहां कैपिटल N डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोग कंसिडर कर रहे हैं। N1, N2 और N3 तक ही मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि यहां पर 3 एनर्जी लेवल्स गिवन हैं एंड दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर फिट इन ए एनर्जी लेवल। ओके, तो इन तीनों एनर्जी लेवल में कितने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आने वाले हैं, दीज आर N1, N2 एंड N3। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहां पर मैक्रोस्टेट्स अगर डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास M1, M2 और M3 होंगी सच दैट दिस इज 1 to 1, यानी कि 0 एनर्जी लेवल में एक हमारे पास पार्टिकल हो, एनर्जी E में 2 पार्टिकल्स हों और 2E एनर्जी लेवल में 1 पार्टिकल अगर आता है तो टोटल एनर्जी इस सिस्टम की बनेगी 4E।
इसके कोरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने के लिए ये सेम फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है, पहले एनर्जी लेवल में 1 है, सेकंड में 2 है एंड नेक्स्ट में 1 है। कैलकुलेशन करने के बाद टोटल केसेस बनेंगे 12। इसी प्रकार से हम फर्दर इन केसेस के लिए भी करेंगे। सो 1 और 6 इसमें आएंगे। सो दैट्स वाई टोटल आर 19 माइक्रोस्टेट्स। दैट्स वाई 19 यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन एक साथ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको हैमिल्टोनियन गिवन है एंड द करस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन यू हैव टू कैलकुलेट। सो बेसिकली एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, मैं आपको बता देता हूं कि जब हाफ mx डॉट स्क्वायर प्रेजेंट इन द लैग्रेंजियन देन द करस्पॉन्डिंग term in the Hamiltonian is p square upon 2m. So basically here I can write down this thing. हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि e to the power minus x by a को जो आप नीचे लेकर के आएंगे, so m is replaced by m e to the power x by a. So this complete term p square by 2m dash is written as half m dash x dot square. And always remember कि यहां पर जब भी potential, whenever the potential is independent of the time, तो जो उसके साथ में साइन लग रहा होता है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्जन या फिर हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन कन्वर्जन में ऐसा किया जाएगा। तो प्लस की जगह पर माइनस एंड द पोटेंशियल रिमेन टू बी द सेम। ओके, सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन, यानी डायरेक्टली आप यहां पर बता सकते हैं। एक मेथड फिर दूसरा रहेगा कि आप हैमिल्टोनियन से कैलकुलेशन कीजिए लैग्रेंजियन की यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट वो आप लोग यहां पर अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज डायरेक्टली ट्रिक यहां पर जो है अप्लीकेबल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेव फंक्शन गिवन है और ये वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो LZ यानी Z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम यू हैव टू कैलकुलेट। सो बेसिकली यहां पर आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं वेव फंक्शन को कि L की वैल्यू और M की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ये आप कैसे बताएंगे, ध्यान रखिएगा। एक हाइड्रोजन एटम के लिए वेव फंक्शन जो डिफाइन होता है, दिस हैज 2 पार्ट्स, वन इज स्फेरिकल हार्मोनिक्स एंड नेक्स्ट वन इज द रेडियल पार्ट। 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रेडियल पार्ट तो सिंपल AF ऑफ R है यहां पे, और अगर हम स्फेरिकल हार्मोनिक पार्ट की बात करें PLM ऑफ cos थीटा यानी एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल है। तो ये डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास थीटा का फंक्शन है वो कितना है। तो साइन थीटा भी है, कोस थीटा भी है, दोनों की पावर्स में क्योंकि 1 प्रेजेंट है तो दोनों पावर्स को हम ऐड कर देंगे। दैट गिव्स मी द रिजल्ट द वैल्यू ऑफ L एंड इट इज बेसिकली 2। इट इज नॉट 1, इट इज 2। 1 + 1 इज 2। ओके, अगर यहां पर sin 2 थीटा लिखा होता देन आई कैन राइट इट एज 2 sin थीटा cos थीटा एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ L इज 2। अब देखो m की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। यहां पर e टू द पावर आयोटा m फाई है। अगर मैं इस चीज को इससे कंपैरिजन करूं तो पता चलता है कि m की वैल्यू यहां पर 1 के इक्वल है। सो द वैल्यू ऑफ m इज 1। देयरफॉर LZ की जो पॉसिबल वैल्यू होती है इट इज mh कट। ये हमारे पास होता है आइगन वैल्यू। ठीक है ना, LZ का कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ऑन दिस स्टेट इज mh कट। क्योंकि m का वैल्यू 1 है सो द फाइनल आंसर इज +h कट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जनरेटर ऑफ ए रोटेशन मैट्रिक्स इन मैथमेटिकल फिजिक्स। यहां पर e टू द पावर m थीटा मैट्रिक्स आपको यहां पर गिवन है और मैट्रिक्स m कैलकुलेट करना था। देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स है अबाउट द z एक्सिस। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करते हैं अबाउट एन एक्सिस n कैप बाय एन थीटा एंगल, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रोटेशन मैट्रिक्स एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये रोटेशन मैट्रिक्स है आपके। अगर z एक्सिस के अबाउट आप रोटेशन करवा रहे हैं तो n की जगह पर z आ जाएगा, तो यहां k कैप होगा एंड दिस इज jz। ओके, तो यहां पर आ जाएगा jz। दोनों को कंपैरिजन करने से मुझे पता चलता है गिवन क्वांटिटी और इसको कि हमारे पास m रिलेट कर रहा है jz के साथ विच इज नथिंग बट द जनरेटर ऑफ द rz ऑफ थीटा। यानी जो हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स है विच इज रोटेटिंग अबाउट द z एक्सिस, रोटेशन अबाउट द z एक्सिस, तो उसकी जनरेटर के टर्म्स में हमारे पास m को आना चाहिए फाइनली। ओके, जो आ भी रहा है यहां पर। अब यहां e टू द पावर आयोटा jz थीटा को कंपैरिजन किया गया है विद द आयोटा, यहां पर i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इनटू cos थीटा प्लस आयोटा jz sin थीटा। दिस इज कमिंग फ्रॉम द आइलर्स आइडेंटिटी और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इज गिवन बाय दिस एंड jz जो बचेगा यहां पे सच दैट यू विल अगेन गेट दिस वैल्यू। तो ये हमारे पास jz है विच इज नथिंग बट जनरेटर। इट इज कॉल्ड जनरेटर। ओके, ध्यान रखिएगा jz को ऑब्जर्वेबल होने के लिए इन द क्वांटम मैकेनिक्स jz डैगर jz के इक्वल होना चाहिए, दैट इज हर्मिशन होना चाहिए। ठीक है ना, तो हर्मिशन ऑपरेटर इट शुड बी।
तो m का वैल्यू क्योंकि आयोटा jz था और jz मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसे अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स को, सो दिस मैट्रिक्स यू आर गेटिंग इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ m मैट्रिक्स। ओके, सो m मैट्रिक्स ये हमारे पास होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक है जनरेटर ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स इन मैथमेटिकल फिजिक्स। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गामा डीके सिलेक्शन रूल पर बेस्ड था। तो यहां पर 5/2 नेगेटिव और हाफ नेगेटिव ट्रांजिशन हो रहा है। आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक और मल्टीपोल, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मल्टीपोल और यहां पर जो मैग्नेटिक मल्टीपोल ट्रांजिशंस होंगे, कौन से वाले अलाउड हैं। ये बताने के लिए सबसे पहले आप L का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, विच इज गोइंग फ्रॉम ji माइनस jf टू ji प्लस jf। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5/2 माइनस हाफ मॉडुलस से लेकर के 5/2 प्लस हाफ मॉडुलस। So the values are coming 2 and 3. So the possible multipole transitions allowed here E2, M2, E3 and M3. But you have to check the parity conservation as well. So parity conservation is different for electric and the magnetic multipole transitions. Here it is -1 to the power L and here it is -1 to the power L plus 1. This is the parity final case which is negative, and this is the parity in the initial case which is also negative. Okay. So for the electric multipole transition, final and initial, the parity is negative. Here it is also, and then -1 to the power L and -1 to the power L plus 1. Okay, so you have to satisfy for what type of L here it is, यानी L का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे इवन होना चाहिए या फिर ओड। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर चूज करना है। तो L का वैल्यू अगर इवन होता है, सो नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव सेटिस्फाई करेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ओके, तो L का वैल्यू इवन है, दैट्स वाई E2 यहाँ पर अलाउड है, E3 अलाउड नहीं होगा। इन द सिमिलर वे L का वैल्यू अगर ओड है तो M3 अलाउड होगा, बट यहाँ पर M2 इज नॉट अलाउड। सो दैट्स वाई फाइनल आंसर इज E2 एंड M3 यहाँ पर ट्रांजिशन होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है, जहां पर आपको एक 2 डायमेंशनल इन्फिनाइट जो है हमारे पास एक स्क्वायर लैटिस गिवन था, एंड दीज आर द पोजीशंस ऑफ द एटम्स इन दैट यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। देखो फिगर में साफ देख करके आप बता सकते हैं कि यहां पर इसका एटॉमिक रेडियस r होगा एटम का, यहां पर इसका डायमीटर कंप्लीट इंक्लूडेड इट इज 2r, और यहां पर r, ठीक है ना। तो ये जो एज लेंथ है वो कितने के इक्वल होगा, 4r के इक्वल होगा। क्योंकि 2D लेटिस है इसलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, n इफेक्टिव, दिस इज द n इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ फुल यूनिट सेल। ओके, तो फुल यूनिट सेल का एरिया क्योंकि स्क्वायर लेटिस है तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर, और a का वैल्यू 4r है, तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा 16r स्क्वायर। यहां पर 1/4 ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आप अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ एटम का कंट्रीब्यूशन अगर आप देख रहे हैं एजेस के ऊपर, तो 1/4 कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। यहां पर देखिए 1/4 कंट्रीब्यूशन है, तो इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4 इन चारों एटम्स का। प्लस में अगर आप एटम नंबर 5, 6, 7 और 8 एटम्स की बात कर रहे हैं तो ये हाफ लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ कंट्रीब्यूशन होगा ऑफ दीज 5, 6, 7 एंड 8 एटम्स। दैट्स वाई यहां पर दोनों को प्लस किया गया है, एंड आफ्टर सोल्विंग यू आर गेटिंग द वैल्यू 3/16 पाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर वेरी इजी फ्रॉम द सेंट्रल फोर्स टॉपिक इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। यहां पर आपको पोटेंशियल गिवन था बीटा r टू द पावर समथिंग k, और कंडीशन आपने बताना था सर्कुलर ऑर्बिट का फॉर k इज इक्वल टू 2। हालांकि ऑप्शंस में यही मैच कर रहा था k इज इक्वल टू 2 का, तो हम यहां पर सबसे पहले इफेक्टिव पोटेंशियल वी हैव टू कैलकुलेट, और ध्यान रखेंगे सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन होती है dv इफेक्टिव बाई dr इज इक्वल टू 0, और अगर स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट होता तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी अगर आपने चेक करना होता है देन टेक द सेकंड डेरिवेटिव, पुट डाउन दैट इक्वल्स ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहां पर जब इसको सोल्व करेंगे सो फाइनल आंसर आपका ये आएगा, और k का वैल्यू जस्ट अगर आप 2 प्लग कर देंगे इसमें तो हमारे पास ये r0 का वैल्यू आ जाएगा, द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी था, यहां पर आपको पोटेंशियल मेंशन्ड था और टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन इन द फॉर द यूनिट मास आपने कैलकुलेट करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन IIT जैम में बहुत बार आते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि मास का वैल्यू 1 है, सो ओमेगा विच इज 2 पाई अपॉन t इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर, एंड दैट यू हैव टू कैलकुलेट इट एट x इज इक्वल टू x नॉट, एंड x नॉट हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम हमारे पास में सेपरेशन है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी कि dv/dx इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब फोर्स उसके ऊपर 0 एक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब हमने कैलकुलेट किया x नोट का वैल्यू, एंड देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके और x इज इक्वल टू x नोट वापस पुट करके ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ टू एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पर आपका हैमिल्टोनियन एक टू पार्टिकल सिस्टम के लिए गिवन है। अब साइलेंट पॉजिटिव कांस्टेंट है, L1 and L2 denotes the angular momentum, total angular momentum corresponding to these two particles, and L1z और L2z हमारे पास z component of the angular momentum है। अब यहां पर कहता है कि अगर कैपिटल L वेक्टर है L1 प्लस L2 और ये वैल्यू L इज इक्वल टू 2 कंसिडर कर रहा है, तो अगर ये टोटल एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करेगा तो एनर्जी आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू L इज इक्वल टू 2 क्या क्या है हमारे सामने आने वाली है, ठीक है ना। देखो क्या कैसे करेंगे इस चीज को, हैमिल्टोनियन गिवन है तो एनर्जी आइगन वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उससे पहले यहां जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा L1 डॉट L2 वेक्टर प्लस में L2 स्क्वायर। तो यहां L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर को रिप्लेसमेंट करने के लिए ये रिलेशन गिवन है, जैसे कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी दिया रहता है, J वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर प्लस S वेक्टर। तो फिर आप L वेक्टर डॉट S वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दैट्स वाई यहां पर भी आपको स्क्वायर करना होगा। तो हमारे पास यहां से L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दिया है, प्लस में यहां L2 स्क्वायर आ रहा था, एंड देन शुड बी कैप टू बी सेम। ओके, ये आपने सेम टू सेम यहां पर रख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर ये तो हैमिल्टोनियन की वैल्यू आई है, एंड कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगा तो L स्क्वायर को आप लिख सकते हैं L ऑफ L प्लस 1 h कट स्क्वायर, इसी प्रकार से L1 स्क्वायर के लिए और L2 स्क्वायर के लिए मैंने लिख दिया, और यहां M1z M2z आएगा और साथ में h कट स्क्वायर। क्लियर है, ये आपके पास आया। अब देखो L1 यानी फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 1 होगा, सेकेंड वाले का 1, और कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जो वैल्यूज मिलेंगी वो 0, 1 और 2 मिल जाएंगे ना। तो L का वैल्यू जाएगा L1 माइनस L2 से लेकर के और L1 प्लस L2 तक, बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि आपने L इज इक्वल टू 2 को ही कंसिडर करना है, दैट्स वाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो M की वैल्यूज आएंगी पॉसिबल, दीज आर 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 इंटू h कट। ओके, मतलब माइनस L से लेकर के प्लस L तक। अब ये वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पे L1, L2 और L की, तो यहां आ जाएगा 3 माइनस ml स्क्वायर, 1 बाय 1 ये वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 अगर आप पुट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू सामने आएगी आपके पास, प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो आपको एक वैल्यू सामने आएगी क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है। सो फाइनल आंसर आपके पास यहां ml स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर ये सभी वैल्यूज आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 3 अपसाइलेंट, 2 अपसाइलेंट एंड माइनस अपसाइलेंट। सो दीज आर दी एनर्जी आइगन वैल्यूज corresponding to L is equal to 2। देखिए ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑस्किलेटर पर बेस्ड। यहां n जो ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड नंबर ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू होती है a डैगर a, और जब भी नंबर ऑपरेटर को कुछ n स्टेट पर ऑपरेट करते हैं द रिजल्ट इज n इंटू n। ओके, ये आपके पास आ जाता है। सो दिस n रिप्रेजेंट्स द आइगन वैल्यू। ओके, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे किसी nth स्टेट पर ऑपरेट करवा दीजिए। इतना सा पार्ट आप सोल्व करें पहले, तो इतना सा पार्ट मैंने लिया, e टू द पावर माइनस n कैप को मैं लिख सकता हूं यहां पर एक्सपोनेंशियल सीरीज में, ठीक है। 1 बाय 1 आपने मल्टीप्लाई करना है, यहां पे ऑपरेट करवाना है इस पे n स्टेट पे। nth स्टेट पर जैसे आप ऑपरेट करवाते चले जाएंगे यहां पर तो हमारे पास n आ जाएगा, जिसको मैंने बाहर लिया हुआ है। नेक्स्ट है n कैप, ठीक है, जो नंबर ऑपरेटर है जब इस nth स्टेट पर ऑपरेट होगा द रिजल्ट इज n। नेक्स्ट में 2 बार ऑपरेट होगा तो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्योंकि ये एक नंबर है और यहां पर जो सीरीज बन रही है दिस इज एक्सपोनेंशियल सीरीज, इसलिए मैं लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस n। बाकी a और n ये आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द लोअरिंग ऑपरेटर, अगर a डैगर होता दिस इज कॉल्ड रेजिंग ऑपरेटर। सो दिस ऑपरेट्स ऑन द nth स्टेट, ठीक है। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट जो e टू द पावर n कैप है इसको आपने लेना है e टू द पावर माइनस n, क्योंकि एक नंबर है तो इसे मैंने बाहर लिया है, एंड देन a ऑपरेटर ऑपरेट होगा nth स्टेट पर। तो जब ये ऑपरेट होता है तो आपके पास रिजल्ट आता है अंडर रूट n, और एक स्टेट जो है आपकी लो हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है ना। तो 1 से आपका डिक्रीमेंट होगा तो n माइनस 1, तो एक स्टेट आप नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर अंडर रूट n, e टू द पावर माइनस n, ये सब कांस्टेंट है। e टू द पावर n कैप जब n माइनस 1 पर ऑपरेट होगा तो जैसे यहां पर हुआ था e टू द पावर माइनस n कैप
जब ऑपरेट हुआ nth स्टेट पर, सो रिजल्ट मुझे मिला e टू द पावर माइनस n, बाकी nth स्टेट पर कोई असर नहीं देखने को मिला मुझे। इसी प्रकार से e टू द पावर n कैप जब n माइनस 1th स्टेट पर ऑपरेट होगा, सो द रिजल्ट इज e टू द पावर n माइनस 1 सच दैट कि स्टेट में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं मिला। n माइनस 1 था पहले भी, अभी भी कितना है, n माइनस 1 है, क्योंकि ये चेंज करता ही नहीं है नंबर ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस n प्लस n माइनस 1, तो n से n कैंसिल आउट, सो e टू द पावर माइनस n इज रिटन एज 1 अपॉन e एंड अंडर रूट n एंड n माइनस 1th स्टेट। दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट ये जो दो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हैं। पहला क्वेश्चन है आपको यहां पर गिवन है एक कंडक्टिंग स्फीयर और यहां पर अंदर a,0,0 पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा गया है, इसकी रेडियस कैपिटल R है और कहीं दूर एक पॉइंट P है जो कि डिस्टेंस B पर है ना, डिस्टेंस B है फ्रॉम द सेंटर अलोंग द x एक्सिस। यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, गॉस लॉ से बेस्ड हो गया। ठीक है, तो अगर यहां पर Q है तो माइनस Q यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड, और नेक्स्ट यहां बाहर हमारे पास कितना इंड्यूस होगा, प्लस का Q। देखो अगर यहां पर ग्राउंड कर देता ना तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता था, अगर ये ग्राउंड कर देता तो, क्योंकि ग्राउंड के केस में फिर आपको इमेज मेथड का यूज करना होता है। इमेज मेथड के अनुसार अगर एक चार्ज Q बाहर रखा होता है तो अंदर जो हमारे पास चार्ज इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द इमेज मेथड, दैट इज Q डैश इज इक्वल टू Q माइनस साइन के साथ एंड R डिवाइडेड बाई A। ओके, तो फिर हम ये वाला मेथड यूज कर रहे होते हैं। बट अभी डायरेक्टली क्योंकि बाहर सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज Q है, अंदर इसके कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज इज 0, नेट चार्ज इज 0, तो यहां पर गॉसियन सरफेस ये वाला हो जाएगा आपका। एंड दिस गॉसियन सरफेस इंक्लूड्स ओनली कैपिटल Q चार्ज, सो एट ए डिस्टेंस B along the x axis the net electric field is kq by b square। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इन्फिनाइट वायर गिवन है एंड दैट इज लाइंग अलोंग द z एक्सिस। आपने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट डिस्टेंस रो प्लस a माइनस एट ए डिस्टेंस रो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक लॉन्ग वायर की वजह से किसी भी डिस्टेंस r पर आप कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो दैट इज द फॉर्मूला। यहां से अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला एंड 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ln ऑफ r। ठीक है, दो डिस्टेंस गिवन है, दोनों के बीच का यहां पर डिफरेंस निकालना है पोटेंशियल का, तो यहां पर हमारे पास यूज हो जाएगा ln a माइनस ln b की प्रॉपर्टी, दैट इज ln a अपॉन b। तो वही प्रॉपर्टी यहां पर यूज किया गया है, तो यहां आ जाएगा ln 1 प्लस a बाय रो। सो लेट अस सपोज दिस टर्म इज x। Now if x is small, so in that case ln of 1 plus x is written as only x, तो यहां पर आ जाएगा minus lambda by 2 pi epsilon naught and multiply with the a by rho which is nothing but x। Okay, so that is the final answer। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का और क्वेश्चन बेस्ड है हाइड्रोजन एटम पर। यहां बाल्मर सीरीज की बात की गई है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए और यहां पर लैम्डा एच माइनस लैम्डा डी बाई लैम्डा एच इंटू 100%, मतलब यहां पर आपने परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना इन द मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड द ड्यूटेरियम। ओके, तो ध्यान रखिएगा फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए जो रैडबर्ग कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, और यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में 1 बाय लैम्डा और ये से दैट वेव नंबर का, दैट इज डिपेंडिंग ऑन आर इन्फिनिटी। सो आर इन्फिनिटी हो जाएगा यहां से डिवाइड में आएगा तो 1 प्लस एम ई बाय एम, ये न्यूक्लियर मास है, ये इलेक्ट्रॉनिक मास है एंड दैट्स पावर -1। ओके, यहां पर मैंने क्या किया है सीरीज को, मतलब यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा करके और हाइड्रो टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो मास है न्यूक्लियर मास और ये इलेक्ट्रॉनिक मास है, तो इलेक्ट्रॉनिक मास कंपैरिजन टू न्यूक्लियर मास इज वेरी मच लेस। ओके, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो वो टर्म्स हमारे पास इतनी स्मॉल आ जाएंगी सच दैट हायर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, अब हाइड्रोजन के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैपिटल एम न्यूक्लियर मास को हम रखेंगे यहाँ पे प्रोटॉन, क्योंकि एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है इसके अंदर, जबकि ड्यूटेरियम के केस में जब हम बात कर रहे होते हैं देन द न्यूक्लियर मास इज ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। ओके, तो यहां जो वैल्यूज पुट करेंगे एंड आफ्टर सोल्विंग, आफ्टर कैंसलिंग आउट, फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आएगा उसमें आप पुट करेंगे कि प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स है इलेक्ट्रॉनिक मास से, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद द फाइनल रिजल्ट इज 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर हाइड्रोजन एटम पर बेस्ड इन द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, यहां पर आपको वेव फंक्शन ऑलरेडी गिवन था और पहले से नॉर्मलाइज्ड दे रखा है आपको, क्योंकि 3/8 प्लस 5/8 दैट इज इक्वल टू 1, तो नॉर्मलाइज्ड है ऑलरेडी, और LZ प्लस SZ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। तो बेसिकली यहां पर जो Y10 है, यहां
m का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है ना, y lm होता है ना, तो m का वैल्यू कितना है, 0 है। और ये जो आप देख रहे हैं काई माइनस और काई प्लस, दीज आर द एनर्जी आइगन स्टेट्स, ठीक है, ये हमारे पास आइगन स्टेट्स हैं कोरस्पॉन्डिंग टू Sz। ओके, तो Sz के कोरस्पॉन्डिंग ये आइगन स्टेट्स हैं, और जो आइगन वैल्यू आपको यहां पर मिलने वाली है जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे Sz का इन दिस स्टेट, दैट गिव्स यू माइनस h कट बाय 2 एंड प्लस h कट बाय 2। यहां पर m का वैल्यू कितना है, 1 है, सो 1 इंटू h कट हो जाएगा, 1 h कट यानी h कट हो गया एक तरीके से। तो जब आप Lz प्लस Sz का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, Lz मेजरमेंट इसके लिए होगा 0, इसके लिए है माइनस h कट बाय 2 Sz का मेजरमेंट, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 5/8, यहां पर मेजरमेंट करेंगे h कट, माइनस यहां पर हमारे पास हो जाएगा, सॉरी दिस इज एक्चुअली प्लस होगा यहां पे, ठीक है ना, दिस इज एक्चुअली प्लस, ये प्लस होगा, क्लियर है, यहां पर ये प्लस आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइज्ड है ऑलरेडी इसलिए मैंने यहां पर 1 रख दिया है, दिस इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आ जाएगा 3h कट बाय 4। देखिए ये क्वेश्चन आपका स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का, और यकीन मानिए इसके अंदर कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, ठीक है ना, तो कैलकुलेशंस इसके अंदर ज्यादा है, बाकी आंसर आपका निकल करके सामने आएगा, इसीलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यहां पर क्वांटम सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है बाय द हैमिल्टोनियन, जहां पर Sz और Sx पर इसकी डिपेंडेंसी है, ये Z और X हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। यहां पर SI को आप लिख सकते हैं पॉलीस्पिन मैट्रिसेस के फॉर्मेट में। अगर लैम्डा का वैल्यू J से बहुत कम होता है तो आपने बताना है कि जो लीडिंग करेक्शन होगा लैम्डा के अंदर जब आप पार्टीशन फंक्शन इस सिस्टम का सोल्व कर रहे होंगे एट एनी टेम्परेचर T, वो कितना आएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले तो Sz और Sx मैट्रिक्स जो हमारे पास होगी वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की फॉर्मेट में दे रखा है ना, यानी स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए आपको पता है Sz और Sx की जो मैट्रिसेस हैं वो क्या है। h कट बाय 2 बाहर आ जाएगा एंड दीज आर द पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू सिग्मा, कोरस्पॉन्डिंग टू Z एंड द X। ओके, यहां पर यह आ जाती है हमारे पास हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स सोल्व होकर के। अब आप क्या करेंगे, आइगन वैल्यू सोल्व करते हैं। देखो जब भी मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी होती है ना और वहां से आपको पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आइगन वैल्यूज इक्वेशन में लिखने के लिए यहां पे देखो लैम्डा डैश रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो जब इसको सोल्व किया मैंने, दीज आर द स्टेप्स, सो फाइनली आई अराइव हियर, यहां पर आप पहुंचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखो एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि h कट बाय 2 भी मल्टीप्लाइड था, तो h कट बाय 2, और यहां पर j को मैंने बाहर ले लिया है, सो प्लस माइनस j, ये 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस में एंड देन लैम्डा स्क्वायर बाय j स्क्वायर, इसकी पावर रूट था तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कि इसकी पावर हाफ, क्योंकि अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लग सकता है 1 प्लस x की पावर n सच दैट आपको गिवन है लैम्डा लेस देन j, तो हाई ऑर्डर टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हाई ऑर्डर टर्म्स यहां पर नेग्लेक्ट कर दी गई हैं। अंदर j को मैंने मल्टीप्लाई किया है, सो दीज आर दी एनर्जी आइगन वैल्यूज। ओके, E1 और E2 से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एनर्जी आइगन वैल्यू जैसे ही आप सोल्व कर लेते हैं हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स से, जैसे कि यहां पर किया गया है इन स्टेप्स के अंदर, उसके बाद में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं Z इज इक्वल टू GI, जो कि यहां पर 1 होगा बिकॉज डिजनरेसी यहां पर 1 ही है, e टू द पावर माइनस बीटा EI। यहां दो एनर्जी है E1 और E2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे देखो ये जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं ना h कट बाय 2j प्लस बी और माइनस बी, तो ये रही, देखो यहां पर ये रही, और यहां पर प्लस वाली टर्म, दिस इज द नेगेटिव टर्म, दिस इज द पॉजिटिव टर्म। उसके अलावा जो सेकंड टर्म आपके पास आएगी विच इज डिपेंडिंग ऑन द लैम्डा, सो दीज आर द 2 टर्म्स, ये टर्म और ये वाली टर्म। लेकिन इन दोनों का बहुत यूज है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों में लैम्डा नहीं है, इन दोनों में लैम्डा है, और मुझे लीडिंग करेक्शन ही निकालना था इन द लैम्डा टू द पार्टीशन फंक्शन। दैट्स वाई e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर x का जब मैं एक्सपेंशन यहां पर सोल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा 1 प्लस माइनस एक्स। हाई ऑर्डर टर्म्स अगेन यहां नेग्लेक्ट की गई हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा टू द पावर 4 और भी हमारे पास जो है कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज लैम्डा इज वेरी मच लेस देन द वैल्यू ऑफ j। दैट्स वाई आपने हाई ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया। हाई ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के बाद ये वाली जो टर्म है इसमें कहीं पर भी लैम्डा पर डिपेंडेंसी नहीं है, बट ये वाली टर्म जो आप देख रहे हैं इसकी लैम्डा पर डिपेंडेंसी है, तो इसको आपने अलग छांट दिया और ये आपको अलग करना पड़ेगा,
क्योंकि लीडिंग करेक्शन इन लैम्डा ही पूछा गया है। जब आपने अलग किया तो ये तो कांस्टेंट है जिसको मैंने बाहर ले रखा है, और ये फॉर्मूला लग रहा है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, दैट इज 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा जे एच कट अपॉन 2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पर, और बीटा को आप 1 बाई के टी लिख सकते हैं, यहां पर भी 1 बाई के टी लिख सकते हैं, एंड दैट इज मेंशन इन योर ऑप्शन। ओके, तो वो आपका ऑप्शन के अंदर गिवन था। तो ये कंप्लीट स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे 1 बाय 1। ओके, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तो आप ऐसा समझ के चलिए कि कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं, बाकी टॉपिक बहुत इजी रहेगा, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा होती है क्वांटम और इसके अलावा हमारे पास में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नहीं भेजे थे, इसलिए मैंने यहां पर कंडीशन कैलकुलेट किया है सच दैट ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इन ए, बी और सी वैल्यूज को टू मैच विद योर ऑप्शंस। ओके, इसमें लैग्रेंजियन आपको गिवन था, ठीक है, 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए, और कंजर्व्ड लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का आपने कैलकुलेट करना था। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखे थे। सो अभी हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, समथिंग ax डॉट प्लस by डॉट प्लस cz डॉट। तो ऑब्वियसली अगर ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है तो इसका टाइम डेरिवेटिव, टोटल टाइम डेरिवेटिव, दैट शुड बी कम आउट टू बी 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि ax डबल डॉट प्लस by डबल डॉट प्लस cz डबल डॉट शुड इक्वल टू 0। तो यहां देखो तीनों इक्वेशन एक साथ अप्लाई किया गया है। लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द एक्स एक्सिस, इसी प्रकार से y के लिए और इसी प्रकार से z कंपोनेंट के लिए आपने कैलकुलेशन किया, और यहां पर ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी आई। मैंने इनके अंदर वैल्यूज पुट किया, अल्फा अपॉन m माइनस साइन के साथ कॉमन लेकर के उस साइड भेज दिया गया तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है, राइट साइड में। और ये कंडीशन हमारे पास आ रही है विच शुड बी फुलफिल्ड बाय द ऑप्शंस विच आर गिवन इन द एग्जाम। ओके, तो अब ये आपके क्वेश्चन पेपर के मतलब उसमें आंसर पे डिपेंड करेगा कि ए, बी और सी की क्या वैल्यूज होंगी, दिस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे पास सीएसआर नेट दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे थे। ओके, तो होप आपको ये समझ में आए होंगे। हाँ, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले कह सकते हैं कि टफ था, लेकिन देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कह रहे हैं कि पार्ट सी किसी का इजी भी गया है, किसी का पार्ट सी थोड़ा टफ गया, पार्ट ए बहुत अच्छा, पार्ट ए मैंने खराब किसी से नहीं सुना, पार्ट ए सभी का ही अच्छा गया है। तो वो तो खैर उसके हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो निर्धारित हो जाती है। तो आप अगर ऐसा लगता है कि सिलेक्शन नहीं होने का चांस है, देन इन दैट केस आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फॉर द जून साइकिल, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चंस के लगाइए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वहीं से डेवलप होंगे। थियोरिटिकल सेक्शन आप कवर कर चुके हैं इन योर 6 मंथ्स, जो प्रिपरेशन आपने दिसंबर साइकिल के लिए किया था। अब जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट के थ्रू और प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू। ओके, तो और इसके साथ साथ हमारे पास जो जेस्ट एग्जाम है और जो गेट एग्जाम है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम के लिए भी फिल किया हो, तो उनकी प्रिपरेशन भी वो साथ ही साथ करते रहें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।